वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को हम TIR के नाम से भी जानते हैं। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है। इट इज द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, पहले लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होते 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 लास्ट पे हमारे पास लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। सेम मीडियम में हमारे पास लाइट वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कहा जाता है उसको। और यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, सेम मीडियम में वापस आ जाती है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से। और यहां पर दूसरी एसेंशियल कंडीशन यहां पर यह है कि रिफ्रैक्शन जो होनी चाहिए हमें, वो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ होनी चाहिए। तो इस पूरे को अभी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हम अभी आपको समझ में नहीं आया होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किस तरीके से यहां पर हमारे पास लाइट पहले रिफ्लेक्ट होती है, फिर बाद में हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इस पूरे को अच्छे तरीके से हम समझेंगे, पूरा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। तो देखिए यहां पर वही लिखा है मैंने बोर्ड पर, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक into the same medium for angle of incidence greater than critical angle is called total internal reflections। और दो essential condition यहां पर इसमें लिखी हैं, refraction should be from denser medium to rear medium and angle of incidence, दूसरी essential condition है the angle of incidence should be greater than critical angle। तो देखिए यहां पर मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाकर रखा है क्योंकि आपको टाइम हमें उतना ज्यादा नहीं लगेगा समझाने में। तो देखिए यहां पर आपके पास एक इंटरफेस है XY, ये आपके पास XY इंटरफेस है जो डेंसर मीडियम को रियर मीडियम से सेपरेट करता है। तो देखिए ये जो नीचे जो आपके पास है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और ये जो आपके पास ऊपर वाला रीजन जो है, ये कौन सा है, रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो यहां पर हमारे पास जो है, जो रिफ्रैक्शन होती है वो डेंसर से रियर मीडियम की तरफ होती है। तो यहां पर आपके पास देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऊपर आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो डेंसर मीडियम में है, जैसे हम कहेंगे वाटर में यहां पर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहां से पहले आपके पास एक रे निकलेगी, OA नाम रखा है हमने, जो नॉर्मली फॉल करती है किस पर, इस XY इंटरफेस पर। तो जब नॉर्मली फॉल करती है, आपको पता ही है, जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर में फॉल करती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर, ये आपके पास AB आ गई रिफ्रैक्टेड रे, या ये डेविएट नहीं होती है अपने पाथ से, ये स्ट्रेट पाथ पर आगे चली जाएगी। तो AB हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी और OA जो हमारे पास क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। तो OA आपके पास इंसिडेंट रे और AB आपके पास क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। स्ट्रेट जा रही है हमारे पास रे ऑफ लाइट, आगे हमारे पास जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास पहला केस आया, OA आपके पास इंसिडेंट रे और दूसरी हमारे पास AB आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद हमारे पास हम दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया है। इसी ऑब्जेक्ट से, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमारी रे निकल रही है, रे ऑफ लाइट जो निकल रही है वो OA1 इस इंटरफेस पर फॉल करेगी XY पर। OA1 आपकी इंसिडेंट रे है। अब थोड़ा सा हमने एंगल चेंज किया है, पहले हमारे पास हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया था नॉर्मली, अब थोड़ा सा एंगल चेंज करके हमने रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराया, OA1 आपके पास इंसिडेंट रे हो गई। तो OA1 आपके पास इंसिडेंट रे होगी, A1 B1 आपके पास क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे न कि रिफ्लेक्टेड। देखिए यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है, N डैश, ये आपके पास नॉर्मल है। तो ये आपके पास A1 B1 रिफ्लेक्टेड रे है, ये डेविएट हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो डेंसर से रियर मीडियम की तरफ। तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है डेंसर से रियर मीडियम की तरफ, तो वहां पर रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास जो है वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो A1 B1 ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल से दूर हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट आया। तीसरा एक्सपेरिमेंट, इसी ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगी, थोड़ा सा अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, OA2 यहां पर आपको नजर आ रहा है, OA2 ये आपके पास एक और इंसिडेंट रे आई, OA2 एक और इंसिडेंट रे आ रही है। तो यहां पर देखोगे आप A2 B2 आपके पास आ रही है, दैट इज अनदर रिफ्रैक्टेड रे। ये आपके पास एक और रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास जो है, ये अलोंग द इंटरफेस, ये जो आपके पास इंटरफेस है XY इंटरफेस की सरफेस पर ही
इसी सरफेस के अलोंग हमारे पास ये A2B2 है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसी सरफेस पर ये आपको नजर आ रही है। तो OA2 आपके पास इंसिडेंट रे, A2B2 आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। तो देख रहे हो आप यहां पर आपके पास A2B2 जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपके पास आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपको बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो जो यहां पर आपके पास जो है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। लेकिन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। I इक्वल टू C यहां पर लिखा है मैंने। इस एंगल को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जो यहां पर लिखा है मैंने क्रिटिकल एंगल, इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, और वो यहां पर ये वाला केस होगा। ये आपके पास OA2, ये आपके पास N डैश, ये आपके पास नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। जहां पर A2B2 ये 90 डिग्री पर है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पर है। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो जहां पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल भी आपने यहां पर समझ लिया। इसके बाद एक और हम थोड़ा सा अब हम एंगल चेंज कर रहे हैं हम इंसिडेंट रे का। अब आपके पास OA3, एक और हमारे पास थोड़ा सा हमने एंगल चेंज किया। OA3 आपके पास एक और इंसिडेंट रे आ रही है जो स्ट्राइक करेगी A3 पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। यहां पर आपके पास जब ये OA3 स्ट्राइक करेगी इस इंटरफेस पर, XY इंटरफेस पर A3 पॉइंट पर, तो यहां पर हमारे पास स्ट्राइक करने के बाद ये इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। देखिए ये इस डेंसर मीडियम से आ रही थी, A3 पर स्ट्राइक करने के बाद यहां से ऐसे ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जिसको हमने कहा A3B3 ये आपके पास आ रही है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आपके पास क्या है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ना कि रिफ्रैक्टेड रे। तो A3B3 आपके पास क्या आ रही है? रिफ्लेक्टेड रे। और यहीं पर हमारे पास क्या हो जाता है? ये फिनोमेना कंप्लीट हो जाता है और यहां पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखिए यहां पर देखोगे आप, देखिए ये आपके पास OA3 इंसिडेंट रे है, ये N आपके पास N डैश आपके पास नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये पिछले वाले एंगल से बड़ा होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसीलिए इसको कहा जाता है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझे आप? क्योंकि पहला वाला एंगल जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते थे हम क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल जो होगा ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन ये एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, ये पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। इसीलिए कहा जाता है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहला वाला एंगल आपके पास जो है उसका नाम दिया था हमने क्रिटिकल एंगल, और ये वाला एंगल जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल, तो वहां पर जब इंसिडेंट रे फॉल करती है इस इंटरफेस पर, वो लाइट हमारे पास रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। A3B3 आपके पास क्या हो रही है? ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई और सेम मीडियम में वापस आ गई, जिस डेंसर मीडियम से आई थी उसी डेंसर मीडियम में वापस चली जा रही है। समझे आप? तो A3B3 अब आपके पास रिफ्लेक्टेड रे आई। तो पहले रिफ्रैक्शन और लास्ट पे हमारे पास क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये हमारा फिनोमेना हुआ कंप्लीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्यों कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि ये जो लास्ट पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे जो आपको नजर आ रही है, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है सेम मीडियम में, अब हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट जो हमारे पास इस इंटरफेस से पास नहीं होगी, XY सरफेस से पास नहीं होगी। जितनी रे ऑफ लाइट आ रही थी इस इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी, पूरी की पूरी लाइट जो हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो इसका कोई भी हमारे पास हम कहेंगे अमाउंट, रे ऑफ लाइट का अमाउंट जो हमारे पास वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है। पूरी की पूरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो पहले रिफ्रैक्शन होते होते लास्ट पे हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो इस कंप्लीट फिनोमेना को क्या कहा जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR के नाम से जानते हैं। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, सपोज XY इंटरफेस सेपरेट रियर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम। XY आपके पास क्या था? ये एक आपके पास इंटरफेस था जो रियर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट करता था। O बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। यहाँ पर O आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट था जो लाई करता था डेंसर मीडियम में। एंड इंसिडेंट रे
ओ ए आपके पास इंसिडेंट रे है, गोज अलोंग ए बी, जो ए बी के अलोंग जाती है। इसके बाद अनदर इंसिडेंट रे OA1 goes along A1B1, वही लिखा है मैंने, goes along A1B1 away from the normal, जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसके बाद another ray OA2, एक और हमारे पास रे OA2 जो यहाँ पर लिखा है मैंने, goes along A2B2, ये A2B2 के along जाता है, जहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 9 डिग्री बनाता है, वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है 9 डिग्री। इसके बाद व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये लास्ट वाला केस है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंट रे OA3 गोज अलोंग A3B3, OA3 आपके पास इंसिडेंट रे है, ये जा रही है A3B3 की तरफ, हमारे पास इसके अलोंग जा रही है, A3B3 के अलोंग जा रही है। इन दिस केस द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, ये वो केस है जहां पर रे ऑफ लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी फिनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा हमारे पास रिलेशन आती है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास होता है, जो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे हम μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहेंगे हम μ1। तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हम रिलेशन एक छोटी सी निकालेंगे हम फ्रॉम स्नेल्स लॉ। आपको पता ही है स्नेल्स लॉ कहता है कि हमारे पास μ2 sin i, μ2 हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपके पास डेंसर मीडियम में ही है, तो इसीलिए हमारे पास ये μ2 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डेंसर मीडियम का। तो साइन आई ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हमारे पास डेंसर मीडियम में ही हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज इक्वल टू μ1 आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रेयर मीडियम का। तो साइन आर आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए यहाँ पर भी आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा था, यहाँ पर भी, और ये जो हमारे पास जो है, क्योंकि μ1 आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रेयर मीडियम का। तो μ2 साइन आई, μ1 साइन आर, ये आपके पास क्या है, ये स्नेल्स लॉ की एक इक्वेशन है हमारे पास है, एक रिलेशन है हमारे पास। यहां पर केस कौन सा लेंगे, ये वाला केस ले लेंगे जहां पर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 9 डिग्री होता है। वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होता है वो सी के इक्वल होता है। अगर यहां पर लिखेंगे इफ आई इज इक्वल टू सी, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारे पास होता है 9 डिग्री होता है। ये जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है वहां पर, तो ये यूज करेंगे अब इक्वेशन में हम। तो देखिए ये μ2 ऐसे ही रहेगा, साइन आई की जगह पर क्या पुट करेंगे सी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है क्रिटिकल एंगल होता है, तो μ1 ऐसे ही रहेगा, साइन आर की जगह पर क्या पुट करेंगे 9 डिग्री। तो जब हमारे पास आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, आई की जगह पर जब हम सी पुट करेंगे तो उस टाइम हमें आर की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये μ2 साइन सी ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद μ1 ऐसे ही रहेगा, साइन 90 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो μ1 ऐसे ही रहेगा, तो साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप साइन सी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है μ1, क्योंकि μ1 को 1 के साथ लिखी तो μ1, तो ये μ2 जब उधर चले जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये आपके पास जो है साइन सी इज इक्वल टू μ1 डिवाइड बाई μ2, ये आपके पास रिलेशन आ रहा है किसके बीच में, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो ये μ1 हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और μ2 हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। तो अगर यहाँ पर आप सी एंगल निकालना चाहोगे आप, तो क्रिटिकल एंगल निकालना चाहोगे आप, तो साइन उधर चले जाएगा, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स μ1 डिवाइडेड बाई μ2 आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास रिलेशन आपके पास आ रही है, तो यहाँ से आप क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हो आप, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 डिवाइड बाई μ2 के इक्वल आ रहा है, या अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन अगर लिखना चाहोगे आप, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास कंप्लीट फिनोमेना था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और यहाँ पर हमने रिलेशन भी निकाला हमने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, छोटी सी रिलेशंस थी। इसके बाद हमारा जो होगा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, तब तक के लिए ओके।